नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डाउट मित्रा पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं हम उनकी तैयारी इसमें कराते हैं, और जो वर्तमान में संभावित क्वेश्चन हैं हम उनकी भी तैयारी इसी में कराते हैं और कोशिश करते हैं कि प्रत्येक सवाल से हम उस सवाल से संबंधित सभी जो पॉइंट होते हैं उनको हम हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जीएस क्लास पार्ट 2। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 338, जैसा कि हमें पता है कि अनुच्छेद 338 जो है वो कई भागों में विभाजित है, जिसमें पहला तो अनुच्छेद 338 है, फिर अनुच्छेद 338 का ए हो जाएगा, फिर अनुच्छेद 338 का बी हो जाएगा। तो ये 3 पार्टों में विभाजित है। अनुच्छेद 338 क्या कहता है? अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से ये संबंधित है। तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति आयोग। अब देखते हैं जो दूसरे जो अनुच्छेद हैं इसी अनुच्छेद से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 क्या कहता है कि ये जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो था अनुच्छेद 338 ही इसी की संरचना की गई थी, केवल अनुच्छेद 338 की, जो कि 1950 में ये लागू हुआ था। तो 1950 में इस जो है अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, इन तीनों का प्रावधान एक ही अनुच्छेद में था। लेकिन कुछ समय बाद अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 बी, इसका जो इतिहास है वो क्या कहता है कि 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कर दी जाती है। 1993 में, सॉरी दोस्तों, 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन इसे 2018 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। किसके माध्यम से? अनुच्छेद 338 बी के माध्यम से। तो अनुच्छेद 338 बी कब बना? 2018 में। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो देखते हैं निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो जो चुनाव सुधारों से संबंधित समिति है निम्नलिखित में से वो है दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति जो है वो चुनाव सुधारों से संबंधित है। इस समिति का गठन जो होता है वो 1990 में होता है। तो आइए देखते हैं कि चुनाव सुधारों से भारत में अब तक कौन कौन सी समितियां बनी हैं और कब कब उनका गठन हुआ है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी वो तारकुंडे समिति बनी थी, जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित थी, और इसका गठन जो होता है वो 1974 को होता है। फिर इसके बाद बनती है दिनेश गोस्वामी समिति, जो हमारा सवाल ही है। तो दिनेश गोस्वामी समिति जो बनती है वो 1990 में बनती है। फिर इसके बाद एक समिति बनती है बोहरा समिति। बोहरा समिति की जो स्थापना होती है वो 1993 में होती है। फिर इसके बाद बनती है इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति की जो इसका जो गठन होता है, इंद्रजीत समिति, इसका गठन होता है 1998 में। फिर इसके बाद आती है तनख्वाह समिति। जो तनख्वाह समिति है इसका गठन होता है 2010 में। फिर अंत में इसके बाद एक समिति आती है जो कि JS वर्मा समिति है। JS वर्मा समिति 2013 में इसका गठन होता है। ये जितनी भी समितियाँ हैं ये सभी समितियाँ चुनाव सुधारों से संबंधित हैं। तो इन समितियों को आप इसी सवाल के नीचे नोट कर लें। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था ऑप्शन नंबर बी, रेडिंग। रेडिंग जो था दोस्तों भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। बाकी अब तक जितने भी वायसराय अंग्रेज़ों के बने थे वो सभी ईसाई धर्म से संबंधित थे, ईसाई धर्म को मानने वाले थे। लेकिन रेडिंग एकमात्र यहूदी वायसराय था। कभी कभी इसका कार्यकाल भी पूछ लेता है, तो इसका कार्यकाल जो है वो 1921 से 1926 के बीच था। तो 1921 से 1926 के बीच भारत में अनेक घटनाएँ घटित हुई थी, जिसमें काकोरी कांड 1925 का, और 1922 का चौरी चौरा कांड, और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन। इसी तरह से अनेक घटनाएं घटित हुई थी जो कि रेडिंग के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित वर्गों में किसने
1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो देखते हैं निम्नलिखित। तो दोस्तों हमें पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो अनेक कारणों से विफल रही थी, जिसमें भारत की जो संपूर्ण जनता थी, भारत के जो सभी नागरिक थे, सभी वर्ग थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। इस क्रांति के विफल होने का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। तो देखते हैं कौन कौन से वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो खेतीहर मजदूरों ने तो इसमें भाग लिया था, साहूकारों ने इसमें भाग नहीं लिया था, शिक्षित वर्ग ने भी इसमें भाग नहीं लिया था, और कृषक वर्गों ने इसमें भाग लिया था, और ज़मींदारों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि 1857 के विद्रोह में किस किस ने भाग नहीं लिया था। तो 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के भाग लिया था। तो दोस्तों यहाँ ये नहीं पूछा है कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है। तो 1916 वाले अधिवेशन को टिक हमें नहीं करना है, इसमें अध्यक्षता नहीं पूछा है, तो ये तो नहीं होगा। तो क्या इसमें सही होगा। तो महात्मा गांधी जो है वो कांग्रेस के 1901 वाले अधिवेशन में भाग लेते हैं, ना कि उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो देखते हैं कि इसका इतिहास क्या है, महात्मा गांधी का कांग्रेस के संबंध में क्या इतिहास है। तो सबसे पहले तो 1893 में क्वेश्चन यही बनता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं 1893 में, और इसी बीच वो एक बार भारत आते हैं 1901 में, और कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लेते हैं जो कि कोलकाता में होता है। तो कोलकाता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी जो हैं वो भाग लेते हैं, अध्यक्षता नहीं करते हैं। महात्मा गांधी अध्यक्षता किस अधिवेशन की करते हैं, वो लखनऊ अधिवेशन 1916 की करते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 की वो अध्यक्षता करते हैं। अब देखो 1893 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए, फिर 1901 में वे भारत की यात्रा पर आते हैं और यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। फिर उसके अगले ही वर्ष वे 1902 में जो है वो वापस साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। फिर साउथ अफ्रीका से जाने के बाद 9 जनवरी 1915 को वे भारत आते हैं। तो ये सब इनका इतिहास था भारत से आने और इनके जाने का। अगला सवाल है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो हमें पता है कि अशोक के कुल शिलालेख 14 हैं। अब इसमें जो पहला शिलालेख है उसी में जो है अशोक ने क्या की निंदा की है, पशु बलि की निंदा की है। अब देखते हैं इसके 14 शिलालेख कौन कौन से हैं। तो इसके जो 14 शिलालेख हैं उसमें पहले शिलालेख में तो इसने पशु बलि की निंदा की है, और दूसरा जो शिलालेख है उसने मनुष्य और पशुओं दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। वह उसकी घोषणा करता है कि उसने मनुष्य और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है। तीसरे अभिलेख में वह अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि हर 5 वर्ष के उपरांत वह जनता के बीच दौरे पर जाएं और उनके बारे में जानकारी एकत्र करें कि प्रजा उनके बारे में क्या सोचती है, प्रजा में किस चीज़ की मांग है या किस चीज़ की ज़रूरत प्रजा को महसूस हो रही है। फिर आता है हमारा चौथा शिलालेख। चौथे शिलालेख में उसने युद्ध नीति की जगह धम्म नीति की घोषणा की है। तो युद्ध नीति की जगह धम्म नीति अर्थात भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। पांचवा जो शिलालेख था, पांचवा शिलालेख, इसमें वह क्या कहता है, उसमें वह धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, और छठे शिलालेख में वह आत्मनियंत्रण की बात करता है। सातवां और आठवां जो शिलालेख है, सातवां और आठवां शिलालेख वह तीर्थ यात्राओं के वर्णन है। 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। फिर आता है हमारा 9वां शिलालेख। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख है। और फिर 10वें शिलालेख में यह आदेश देता है कि राजा या उच्च अधिकारी सदा प्रजा के हित में सोचें। और 11वां शिलालेख जो है वो धम्म की व्याख्या करता है। अशोक के धम्म की व्याख्या कौन सा शिलालेख करता है, वो 11वां शिलालेख करता है। फिर आता है 12वां शिलालेख, जिसमें उसने स्त्री महामात्रों की नियुक्ति की है। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन किसमें है, 12वें शिलालेख में। फिर 13वें शिलालेख में वह कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, और हृदय परिवर्तन की भी उसमें बात कही गई है। तो 13वें शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। फिर आता है 14वां शिलालेख। 14वां शिलालेख में वह जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। तो इस तरह दोस्तों देखा हमने एक ही सवाल से अशोक के सभी शिलालेखों को पढ़ लिया है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं इसको जो पढ़ने में सबसे पहले
अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जिसने सबसे पहले सफलता पाई थी वह जेम्स प्रिंसेप था। उसने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज या कानून पर आधारित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। तो उद्देश्य संकल्प जो कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और ये कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा की जो तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में जो है जवाहरलाल नेहरू इसको प्रस्तुत करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में आती है, जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। भारत शासन अधिनियम तो हमें पता ही है और इसका भी हमें पता ही है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन की विवेचना करता है? तो अनुच्छेद 368 जो है वो संविधान संशोधन की विवेचना या संविधान संशोधन का विस्तृत वर्णन करता है। अनुच्छेद 368, इसी के तहत भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है। तो अनुच्छेद 368। देखते हैं इसके बाकी के ऑप्शन में जो आर्टिकल दिए गए हैं वो किस किस से संबंधित हैं। अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगला सवाल है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण का विवेचन करती है? तो कौन सी अनुसूची है जो केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का निर्धारण करती है? तो अनुसूची 7 जो है वो केंद्र शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इस अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है हमारी समवर्ती सूची। तो ये 3 सूचियाँ हैं जो कि संघ सूची में जो है वो केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, जबकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है, मणिपुर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो 8 राज्यों में सबसे पहला आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर आता है हमारा त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य जो हैं ये कर्क रेखा से होकर, इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित नदियों को हमें क्या करना है कि पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सी नदी आएगी। तो इन सब में सबसे उत्तर में जो सबसे पश्चिम में नदी है वो चंबल है। सबसे पहले जो नदी आएगी वो चंबल, जो कि राजस्थान में है, इसके सबसे पश्चिम में हो जाएगी चंबल, राजस्थान में। चंबल जो है राजस्थान में हो जाएगी सबसे पश्चिम में। फिर है हमारी बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश की है, यमुना की सहायक नदी है ये, और चंबल जो है ये भी यमुना की सहायक नदी है। फिर आती है, पहला हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये बेतवा 4, फिर आती है हमारी केन नदी, ये भी मध्य प्रदेश में है, तो 3, फिर आ जाएगा 1। तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सोन जो है ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से निकलती है और गंगा की ये सहायक नदी है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। उत्तर पूर्वी रेलवे जो है इसका मुख्यालय गोरखपुर में है, ये बिल्कुल सही है।
पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, ये भी बिल्कुल सही है। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें गलत ही चुनना था। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये भी कोलकाता में है। और भुवनेश्वर में कौन सा मुख्यालय है, किस रेलवे का मुख्यालय है, तो पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है। तो देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में स्थित है, शिव समुद्रम जलप्रपात। भारत का सबसे पुराना एवं जल विद्युत संयंत्र इसी नदी पर स्थित है, जो कि 1902 में तैयार हुआ था। तो 1902 में भारत का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना जो है वो इसी पर बनी थी, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना हम जिसे कहते हैं। अगला सवाल है ऐहोल अभिलेख किस राजा से संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख जो है वो किस राजा से संबंधित है, देखते हैं। ऐहोल अभिलेख जो है ये ऑप्शन नंबर सी पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। तो देखते हैं कौन कौन से अभिलेख किस किस शासक से संबंधित हैं। पहला जो है वो रुद्रदामन से जो संबंधित है वो जूनागढ़ गिरनार वाला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है वो गौतमी बलश्री से संबंधित है। और जी ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और यशोवर्मन से संबंधित जो अभिलेख है वो मंदसौर का अभिलेख है। तो मंदसौर अभिलेख जो है वो यशोवर्मन से संबंधित है। फिर आता है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो है ये किससे संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख जो है वो राजा भोज से संबंधित है। तो राजा भोज से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। फिर आता है हमारा भीतरी जूनागढ़ अभिलेख। तो भीतरी वाला जो जूनागढ़ अभिलेख है वो स्कंदगुप्त से संबंधित है। फिर आता है देवपाड़ा अभिलेख जो है ये देवपाड़ा अभिलेख हमारा विजयसेन से संबंधित है। फिर आता है मास्की और गुर्जर अभिलेख जो है ये अशोक से संबंधित हैं। फिर आता है हमारा देवपाड़ा अभिलेख हमने पढ़ा, ये विजयसेन से संबंधित है। ऐरण अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। और इसी अभिलेख में सती प्रथा की प्रथम सूचना हमें मिलती है, लिखित सूचना। सती प्रथा की लिखित सूचना सर्वप्रथम हमें किस अभिलेख से मिलती है, ऐरण अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों यहीं पर आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।